हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम जीओसी का इंडक्टिव इफेक्ट पूरा पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अति संयुग्मन, जिसे हम अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि भाई जीओसी के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है स्थायित्व। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, है ना। सेम चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब अति संयुग्मन किस किस कंडीशन में अप्लाई होगा वो कंडीशन में लिख देता हूँ कि शर्तें क्या हैं इसके लगने की। तो जो इसके लगने की पहली शर्त है वह है कि मेरे पास अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए, ये पहली शर्त है इसकी। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी शर्त क्या है मेरे पास कि कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, एक अल्फा H होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन है इसकी कि मेरे पास अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए और दूसरा कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको अल्फा कार्बन के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको अल्फा पोजीशन के बारे में समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं इस वाले यौगिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है या कोई ग्रुप लगा हुआ है उसे हम एज ए मेन ग्रुप लेके चलते हैं। क्या है, मेन ग्रुप लेकर चलते हैं। और इस मेन ग्रुप से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, अपन उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है अपन इन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी मेरी कि अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए। अब संकरण का मतलब क्या है भाई? संकरण अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा कि अगर आपके पास किसी यौगिक में 4 सिग्मा बॉन्ड है, किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं पता अभी बताता हूँ, जस्ट वेट। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके पास संकरण होता है sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके बाद संकरण होता है sp2। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके पास संकरण होता है sp। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। ठीक है, अब जरा मैं तुम्हें बताऊं भाई सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। भाई जो सिंगल बॉन्ड होता है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड जैसे ये वाला बॉन्ड है इसमें यौगिक में, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसमें एक तो होता है सिग्मा प्लस एक होता है पाई बॉन्ड। एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ऊपरले वाला सिग्मा मान सकते हो आप या नीचे वाला, आपकी इच्छा है। इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई। इसी तरह से अगर मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। भाई माना कि ये सिग्मा है और ये नीचे के 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कंडीशन होती है कि एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। अब अगर 4 सिग्मा बॉन्ड इसी तरह से मिला के किसी कार्बन के पास है तो उस कार्बन पर होगा sp3 संकरण। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाऊं, CH2 प्लस। ठीक है, ये मेरे पास यौगिक है। अब ये वाला तो मेरे पास आ जाएगा ग्रुप के अंदर, ये वाला मेरे पास किसके आ जाएगा? ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मेरे पास कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। तो ये मेरे पास है अल्फा कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन भी है। अब इस अल्फा कार्बन पर पहली कंडीशन को अप्लाई होने के लिए sp3 संकरण होना जरूरी है। ठीक है भाई, अब sp3 संकरण मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। sp3 संकरण मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। अब 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है भाई जी? सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 सिंगल बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड गिनिए इस कार्बन के, एक सिंगल बॉन्ड, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन पर मेरे पास sp3 संकरण है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब पहली शर्त तो अप्लाई हो रही है कि अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण है। दूसरी शर्त क्या कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन के पास जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब इसके पास तो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब ये होगी कि मेरे पास क्या शो करेगा भाई? ये शो करेगा मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन।
बात करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। चलिए अब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में स्थायित्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्थायित्व। हम हाइपर कॉन्जुगेशन में स्थायित्व पढ़ते हैं। अब वो स्थायित्व किस किस का पढ़ते हैं हम? एक तो कार्ब धनायन का, कार्ब धनायन का मतलब C+ का, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं भाई आपका, ये पहले पर पढ़ेंगे हम, दूसरा हम पढ़ते हैं स्थायित्व आपका मुक्त मूलक का, मुक्त मूलक का। मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब ये C वाली जो कंडीशन होती है, ये कार्बन पर जब एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है ये वाला। और तीसरे पर हम पढ़ेंगे एल्कीन का, एल्कीन का। एल्कीन मतलब वे यौगिक जिनमें मेरे पास डबल बॉन्ड होता है। तो बस इन तीन चीज़ का हम पढ़ेंगे स्थायित्व, और इन्हीं पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देता है। एक तो कार्ब धनायन, दूसरा मुक्त मूलक और तीसरा एल्कीन। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ब धनायन का स्थायित्व पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कार्ब धनायन का स्थायित्व पढ़ते हैं। अब जो कार्ब धनायन का स्थायित्व होता है वो मेरे पास अनुक्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ अल्फा H, ठीक है। मतलब जो मेरे पास अल्फा H है उनकी संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है कार्ब धनायन का स्थायित्व। मतलब जितने ज़्यादा मेरे पास अल्फा H होंगे, जितने ज़्यादा मेरे पास अल्फा H होंगे वो कार्ब धनायन उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। बढ़िया बात है सर, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ज़रा, मेरे पास एक तो यौगिक है ये CH3 CH2 CH2+, एक यौगिक ये है मेरे पास फर्स्ट, और एक यौगिक है ये CH3 CH2+, CH2+। अब इन दोनों यौगिकों में से किसका स्थायित्व ज़्यादा है ये अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब भाई सबसे पहली कंडीशन की इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या, वो चेक करना है। वो इसलिए मैंने शुरू में पढ़ाया था। अब ये तो ग्रुप के अंदर आ जाएगा, इसे हमें नहीं छेड़ना। इसी तरह से ये ग्रुप के अंदर आ जाएगा, इसे हमें नहीं छेड़ना। पहली शर्त है कि जो मेरे पास अल्फा कार्बन होगा उस पर sp3 संकरण होना चाहिए। तो मेरे पास ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो मेरे पास अल्फा कार्बन हो गया। अब इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो इस पर sp3 संकरण होगा। अब 4 सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं भाई, इस कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं ना, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड ये हो गए, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा 3 और एक सिंगल बॉन्ड ये रहा 4। इसका मतलब इस अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण है। तो पहली शर्त तो फिल है भाई, पहली शर्त फिल है। दूसरी शर्त क्या थी कि मेरे पास अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इस वाले कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है इसके पास अल्फा, तो मतलब इस वाले पर पहली शर्त अप्लाई हो रही है। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, इनका प्रदर्शित करेगा। क्या ये करेगा भाई, ये ग्रुप के अंदर आ गया, ये मेरे पास अल्फा कार्बन हो गया, इस अल्फा कार्बन पर 3 तो हाइड्रोजन हो गए, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 संकरण, तो इस पर sp3 संकरण है। दूसरी शर्त किसके पास अल्फा H होना चाहिए कम से कम एक, भाई इसके पास तो 3 अल्फा H है, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन है। बढ़िया बात है, यानी कि ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन देगा और ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्ब धनायन का स्थायित्व कैसे निकालते हैं भाई, अनुक्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ अल्फा H के, यानी कि जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर मैं इस वाले यौगिक में गिनूँ तो इस वाले यौगिक में तो भाई केवल 2 अल्फा H है, ये अल्फा कार्बन है और उसके पास जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पर कितने अल्फा H है मेरे पास, 2 अल्फा H है। और इस वाले पर भाई ये अल्फा H है मेरे पास, इस पर कितने अल्फा H है, 3 अल्फा H है। तो भाई अल्फा H किसके पास ज़्यादा है, इस वाले यौगिक के पास, तो मतलब दूसरे वाला यौगिक ज़्यादा स्थायी होगा, दूसरे वाला यौगिक ज़्यादा स्थायी होगा पहले वाले से। बस इतना सा था हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव बताऊं तो इंडक्टिव प्रभाव में हमने पढ़ा था भाई कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे उनका स्थायित्व ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स ये ज़्यादा धक्का देगा, फिर ये धक्का देगा, मतलब इधर 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, इधर केवल 1 कार्बन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो मतलब इस हिसाब से तो पहले वाला अधिक स्थायी होना चाहिए, इंडक्टिव के हिसाब से पहले वाला अधिक स्थायी होना चाहिए। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोल रहा, अतिसंयुग्मन क्या बोल रहा कि भाई दूसरे वाला ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। तो सर हम किसकी मानने हैं फिर,
हाइपर कॉन्जुगेशन की मानना है या इंडक्टिव की मानना है? तो भाई एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट में, ये सभी लिख लें, ये लाइन बहुत खास है कि मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये जो हम पढ़ रहे अतिसंयुग्मन, ये बड़ा होता है मेरे पास इंडक्टिव से। इंडक्टिव मतलब प्रेरणिक प्रभाव। ये लाइन सभी नोट कर ले कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो वहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। मतलब जो सेकंड वाला यौगिक है वो अधिक स्थायी है पहले वाले से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा ये यौगिक। मैं और अच्छे से एग्जाम्पल को आपको क्लियर करा देता हूँ और क्वेश्चन में लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें ये वाला पहला यौगिक है मेरे पास, ये दूसरा यौगिक है और ये तीसरा, ठीक है। अब इसमें मुझे घटता क्रम लिखना है स्थायित्व का घटता क्रम, ठीक है। अब कार्ब धनायन में भाई सबसे पहले क्या देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है या नहीं। अब अगर मैं ये देखूँ तो भाई ये तो ग्रुप के अंदर आ गया। अब ग्रुप के अंदर आ गया तो मतलब इससे जुड़े हुए कार्बन, एक तो ये वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी इसी से जुड़ रहा है डायरेक्ट, ये भी अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन भी इस ग्रुप से जुड़ रहा ना भाई ये ग्रुप है मेरे पास, इस ग्रुप से ये वाला कार्बन भी जुड़ रहा है, इस ग्रुप से ये वाला कार्बन भी जुड़ रहा है, इस ग्रुप से ये वाला कार्बन भी जुड़ रहा। मतलब ये तीनों कार्बन अल्फा कार्बन हैं, तीनों कार्बन अल्फा कार्बन है। और इन तीनों अल्फा कार्बन के पास एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन है। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई। एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस पर 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब भाई इसके पास प्रत्येक अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण है। बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से इस वाले कार्बन के पास कितने ज़्यादा अल्फा एच हैं भाई? इस कार्बन के इसके पास अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन पहले यौगिक में। अब दूसरे की बात करें भाई, ये ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के पास ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। अब इसने 3 तो हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब इस पर sp3 संकरण है, सेम इस पर sp3 संकरण है। अब इन पर हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन भाई, 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास तो केवल एक ही CH3 लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3 संकरण है और हाइड्रोजन भी है। और कितना हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है कि भाई जिस पे जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास पहले वाला यौगिक है इसका स्थायित्व ज़्यादा है दूसरे वाले से, क्योंकि दूसरे वाले में 6 हैं, और दूसरे वाले का ज़्यादा है तीसरे वाले से, क्योंकि तीसरे वाले पे केवल 3 ही अल्फा है। ये इसका स्थायित्व का घटता क्रम हो जाएगा। पहले वाला अधिक स्थायी है, फिर दूसरे वाला और लास्ट में तीसरे वाला। मतलब भाई जिस पे जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आपको जो इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा इसके जस्ट बाद, उसमें बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई मुक्त मूलक का स्थायित्व भी अनुक्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब सेम आपका कार्बोकेटायन का जैसा है, कार्ब धनायन का जैसा है, सेम टू सेम। आपके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे सर? एग्जाम्पल से। चलिए मैंने यौगिक एग्जाम्पल ले लिया है। ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा। अब ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है मुक्त मूलक। इसका ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इस वाले कार्बन पर, ठीक है। अब ये तो मेरे पास ग्रुप के अंदर आ जाएगा, सेम ये वाला मेरे पास ग्रुप के अंदर आ जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास पहली शर्त क्या है भाई कि मेरे पास sp3 संकरण होना चाहिए और एक कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। अल्फा एच तो मेरे पास 2 हैं और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 संकरण, मतलब है कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। इसके पास भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्योंकि इस पर sp3 संकरण भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है।
अब अगर मैं गिनूँ तो भाई अल्फा कार्बन ये है और इस अल्फा कार्बन पे केवल 2 हाइड्रोजन है, मतलब इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और इस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या है कि भाई जिस पर जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा, मतलब यहाँ पर भी दूसरे वाला अधिक स्थायी है पहले वाले से। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसी के जैसा है, कार्ब धनायन के जैसा, आपको ऐसे कार्ब धनायन की तरह मानकर चलना है। ठीक है, अब एक बचता है एल्कीन का स्थायित्व, उसके अपन स्टार्ट करते हैं।